बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। पाठ बस की यात्रा के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उभार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। तो आइए पाठ बस की यात्रा का विस्तार से अध्ययन करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। लेखक बताता है कि हम 5 मित्रों ने शाम 4 बजे की बस से चलने का निश्चय किया। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद चलती है और जिससे जाने से जबलपुर जाने की ट्रेन मिल जाती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लेखक के जो मित्र थे, उनमें से 2 को सुबह जरूरी काम से हाजिर होना था, इसलिए उन्होंने इसी बस से जाने का निश्चय किया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि इस शाम वाली बस से सफर करने से बचना चाहिए। तो लेखक ने उनसे पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लोगों ने बताया कि डाकू तो नहीं मिलते, लेकिन ये बस ही अपने आप में डाकिन है। डाकिन डाकू का स्त्रीलिंग है। ये वो बस का चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कि बस की जो हालत है वो कैसी है। बस काफी पुरानी लग रही है, जगह जगह से टूटी फूटी हुई, उसके ऊपर अनेक निशान हैं जो इसकी जो बस की जो स्थिति है उससे अवगत कराते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब व्योवर्त थी। लेखक और उसके साथियों ने जब बस को देखा तो बस के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़े। बस देखने में खूब व्योवर्त मतलब बहुत पुरानी लग रही थी, खूब बूढ़ी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। बस के ऊपर अपने सदियों के अनुभव मतलब जो पुराना उसके ऊपर निशान थे, जगह जगह उस पर एक्सीडेंट के, और जो कितनी बस पुरानी है ये उसकी देखने से पता चल रहा था। लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लेखक व्यंग्य करता है कि लोग इसीलिए इस बस से सफर नहीं करना चाहते कि इस बस को वृद्धावस्था मतलब वो बस इतनी पुरानी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है कि अब उससे अगर कोई सफर करता है तो उससे उसको कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी।
बस को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये बस अब सवारी करने की बजाय इसकी तो पूजा की जाए। जिस प्रकार हम बूढ़े वृद्ध आदमी को क्या है कष्ट न देने के बजाय उसका अ, हम पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये बस भी पूजनीय लग रही थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? इस बस को देख के मतलब उस पर सवार होने का मन ही नहीं कर रहा था। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? बस कंपनी का जो मालिक है वो भी उसी बस से सफर कर रहा था। तो लेखक ने व्यंग्य करते हुए उनसे पूछा कि क्या ये बस चलती भी है? वे बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? जी हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। जब लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि ये बस चलती है, तो उन्होंने बड़े रोब से कहा कि हाँ, क्यों नहीं चलती, ये तो अभी चलेगी। तो लेखक ने फिर उस पर व्यंग्य किया कि क्या अपने आप चलती है ये? वो लेखक ने कहा कि अगर ये बस अपने आप चलती है तो एक हैरानी है, गजब हो गया, हैरानी। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। हम मित्र क्या है बस को आगे पीछे से देखने लगे। तभी हमारे डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत, चलो, बस काफी अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक का डॉक्टर मित्र कहता है कि ये जो बस है ये अनुभवी है, नई बसों से ज्यादा भरोसेमंद है, ये हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेके चलेगी। जिस प्रकार माँ अपने बेटों की सुरक्षा करती है, ठीक ये उसी तरह हमको अपनी गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो देखने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। लेखक कहता है कि जो लोग उनको छोड़ने आए थे, विदा करने आए थे, वे लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनको आखिरी विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें बता रही थी कि अब उनसे फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। वो कह रहे हो मानो जैसे जो इस धरती पर आया है एक दिन उसको जाना ही है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक। राजा रंक मतलब गरीब आदमी। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, और वो कह रहे थे कि आदमी को इस संसार से जाने के लिए कोई एक बहाना चाहिए। निमित्त मतलब कोई बहाना। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक बताता है कि इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे पूरी बस ही इंजन है और वो सब इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बस में खिड़कियों पर शीशे बहुत एक आध ही बचे हुए थे, और जो बचे हुए थे उनसे उनको अपने आप को बचाना था कि कहीं कोई शीशा उनको चोट न पहुंचा दे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए।
सड़क में दूर हट के बैठना। लेखक बताता है कि हम तुरंत खिड़की से थोड़ा दूर होकर बैठ गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। और जो इंजन चल रहा था तो बस में इतनी कंपन हो रही थी, इतना शोर हो रहा था कि लेखक को लग रहा था कि मानो इंजन उन्हीं की सीट के नीचे रखा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। लेखक कहता है कि बस चल पड़ी और हमें ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो वो बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जवान रही होगी और इसने उसमें भाग लिया हो। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। लेखक कहता है कि पूरी बस का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। सीट बस की बॉडी से असहयोग कर रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। बस की जो हालत है वो इतनी खस्ता हालत थी कि उसके सीट, बॉडी सब कुछ हिल रहे थे। और जब बस चल रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी और कभी लगता था कि बॉडी सीट को छोड़कर आगे निकल जाएगी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठे हैं। लेखक बोलता है कि 8-10 मील बस चलने के बाद ये सारे भेदभाव मिट गए। मतलब जो उनको महसूस हो रहा था कि सीट आगे जा रही है, कभी बॉडी आगे जा रही है, वो सब अब उनको महसूस होना बंद हो गया। और उनको अब यही समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग सीट के ऊपर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी। एकाएक बस रुक गई। अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। लेखक बताता है कि 8-10 मील चलने के बाद अचानक बस रुक गई और पूछने पर मालूम हुआ कि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने अब पेट्रोल को बाल्टी में निकालकर अपने बगल में रख लिया और एक नली डालकर इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक फिर व्यंग्य करता है। वो कहता है कि अब मेरे को ऐसा लगने लगा था कि थोड़ी देर बाद कंपनी के हिस्सेदार बस का इंजन निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल इस प्रकार पिलाएंगे जैसे कि माँ बच्चे के को गोद में लेकर उसके मुंह में शीशी से दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा न था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। लेखक बताता है कि अब बस की थोड़ी सी स्पीड हो गई थी। 15-20 मील प्रति घंटा की स्पीड से अभी बस चल रही थी और लेखक को अब बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था।
वो बताता है कि उसे लग रहा था कि बस का ब्रेक फेल हो सकता है, बस का स्टीयरिंग टूट सकता है या और कुछ भी हो सकता है। प्रकृति के दृश्य वहाँ के बहुत ही लुभावने थे। दोनों तरफ हरे-भरे पेड़ थे, जिन पर पक्षी बैठे हुए थे, लेकिन लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि लेखक को लग रहा था कि बस कभी भी किसी पेड़ से टकरा सकती है। इसलिए वो जो लुभावने दृश्य भी लेखक को बड़े कष्टकारी दिख रहे थे, उसको डरा रहे थे। लेखक को जब झील दिखती तो उसको लगता कि बस कभी भी इस झील में गोता लगा सकती है, डूब सकती है। एकाएक बस फिर रुकी। एक बार बस अचानक फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह-तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। ड्राइवर ने उतरकर बस को अनेक तरीके से कोशिश की, लेकिन वो नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। बस ने मतलब अवज्ञा करनी शुरू कर दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होना मतलब बस अपना विरोध, विनम्रतापूर्वक विरोध करना शुरू कर दिया था बस ने। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। और कंपनी का जो हिस्सेदार है, जो इसी बस से सफर कर रहा था, वो यात्रियों को बता रहा है कि बस तो बहुत अच्छी है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि आज खराब हो गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। रात का समय था और मध्यम चांदनी बिखरी हुई थी। उस मध्यम मध्यम चांदनी में वृक्षों की छाया में खड़ी हुई बस बड़ी दयनीय लग रही थी, असहाय जैसी लग रही थी। लगता जैसे कोई व्यर्था थक कर बैठ गई हो। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्ध आदमी या बूढ़ी वृद्धा क्या है, चलते चलते थक कर किसी पेड़ के नीचे बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। और लेखक कहता है कि बस की जो दशा देखकर हमको अपने आप पर आत्मग्लानि हो रही थी कि हम उसे कष्ट दे रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत होता है मृत्यु हो जाना, अंत हो जाना। लेखक बोलता है कि अगर इस बस का मतलब नहीं चल पाई, प्राणांत होना, तो कहता है इस व्यर्थ बस का अगर अंत हो गया तो इस सुनसान बियाबान मतलब सुनसान जंगल में हमें ही इसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा। अंत्येष्टि मतलब मृत्यु के बाद किए जाने वाला क्रियाक्रम, हमें ही इसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा। ठेकेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। बहुत जोर से हिलकर थम गई। लेखक बताता है कि हिस्सेदार ने बस का इंजन खोला और कुछ सुधारा। उसके बाद बस धीरे धीरे आगे चल पड़ी। और
चांदनी रात में वो अपना रास्ता टटोल कर मतलब धीरे धीरे चल रही थी। रेंगना मतलब धीरे धीरे चलना। और कोई भी गाड़ी उसको आते दिखाई देती तो वो एकदम साइड हो जाती और उन्हें आगे निकलने देती, मानो वो यह कह रही हो कि आ, हम तो बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए आप आगे निकल जाओ, अभी हमारी उम्र आपसे प्रतियोगिता करने की नहीं रही। जैसे ही बस एक पुलिया के ऊपर पहुंची तो उसका एक टायर फट गया। बस जोर से हिलकर वहीं रुक गई। स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बताता है कि अगर वो बस धीरे धीरे चल रही थी, अगर स्पीड में होती तो वो टायर फटने के कारण उछलकर उस नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक कहता है कि मैंने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बड़े ही श्रद्धा भाव से देखा। वह टायर की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। लेखक कहता है कि मालिक को पता है उसके टायर कितने कमजोर हैं, फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डालकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग होता है बलिदान, परित्याग। तो लेखक कहता है कि ऐसी बलिदान की भावना दूसरी ऐसा उदाहरण मिलना दुर्लभ है, कठिन है। बलिदान की ऐसी भावना का दूसरा उदाहरण मिलना मतलब दुर्लभ है, कठिन है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। लेखक सोचता है कि ये आदमी कितना मतलब साहसी और बलिदानी है कि उसको पता है कि बस की टायरों की हालत क्या है, बस की हालत क्या है, फिर भी वो उसी बस से अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहा है। इसलिए लेखक उस हिस्सेदार को बड़ा महान और बलिदानी व्यक्ति कह रहा है। इसी तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ फिर लेखक व्यंग्य करता है कि अगर वो बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते हैं तो देवता भी कहता है उस महान त्यागी और बलिदानी हिस्सेदार का इंतजार करते और कहते कि देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपनी जान दे दी, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहता है कि अब बस में फिर दोबारा भी वैसा ही घिसा हुआ टायर लगाया और बस चलने लगी। लेकिन अब हमने वक्त मतलब समय लेकिन अब हमने समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। और समय पर क्या, हमने कभी भी पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या है, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। लेखक बताता है कि वो बस जिस हिसाब से चल रही थी तो उससे उन्होंने अपने गंतव्य पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और उन्हें लगने लगा था कि अब उनकी पूरी जिंदगी इस बस में ही गुजर जाएगी और इस बस से उनको सीधा प्रयाण कर जाना है, मतलब स्वर्ग सिधार जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक बताता है कि अब उनको जो पहुंचने की जल्दबाजी थी और जो तनाव था वो सब खत्म हो गया
और वो बड़े आराम से, इत्मीनान मतलब बड़े आराम से, जैसे वो घर में बैठे इसी तरह बस में बैठ गए और उनका आपस में हंसी मजाक चालू हो गया। बच्चों, ये था एक बस की यात्रा। अब पाठ का थोड़ा सार देख लेते हैं। संक्षिप्त में इस पाठ में क्या हुआ है उसका एक बार हम यहाँ देखते हैं। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफर न करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह न मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है। नाजुक हालात देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है कि वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर बैठी है। बस को देखकर वह कहता है कि यह बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता है, न जाने कब बस पेड़ों से टकरा जाए या झील में गोता लगा ले। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्म गलानी से मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। अब अभ्यास के प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव क्यों जग गई थी? उत्तर, लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव इसलिए जगी क्योंकि वह थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर नहीं बदलवा रहा था और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था। इसलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग्य किया। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने लेखक को शाम वाली बस से सफर न करने की सलाह उसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर दी। यदि रात में कहीं खराब हो गई तो परेशानी होगी, इसीलिए लोगों ने बस को डाकिन भी कहा। प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर, सारी बस लेखक को इंजन इसलिए लगी क्योंकि पूरी बस इंजन की तरह गूंज रही थी, कंपन कर रही थी और इतना शोर उसमें लेखक को लगा कि जैसे वो पूरी बस इंजन है और वो इंजन के अंदर बैठे हैं। गजब हो गया। प्रश्न नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, लेखक को इस बात पर हैरानी हुई कि इतनी टूटी फूटी बस कैसे चल सकती है। वे ये मानते हैं
कि इस बस को कौन चला सकता है? यह तो स्वयं चल सकती है, इसको देखकर लगता नहीं। लेखक मानता है कि ऐसी बस को तो शायद धक्का देकर चलाना पड़ता होगा। प्रश्न नंबर 5। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक को डर लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अभी किसी भी पेड़ से टकरा जाएगी और वे लोग जख्मी हो जाएंगे, इसलिए वे पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ बस की यात्रा।